नमस्कार, मैथ्स बाय डी के शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखें, आज थोड़ा सा आप लोगों को इशू आएगा। यहाँ पर जो ऊपर लिखा है एक्टिवेट प्रो एडिशन फॉर लेसर्स इंटरफेरेंस, तो ये चीज़ हट जाएगा। आज ट्रायल करने के लिए वो एक सर आए थे, वो लगाए हैं कि देख लीजिए सर कैसा इस पे काम सही करता है, तो फिर इसको एक्टिवेट करवा देंगे। ठीक है ना? तो और ऐसे भी पीडीएफ वगैरह तो होगा आप लोगों के पास, तो वहाँ से थोड़ा हेल्प ले लीजिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहा कि 14 का वह सबसे छोटे से छोटे गुणज ज्ञात कीजिए। यानी कि 14 का गुणज कहने का मतलब मल्टीपल हुआ। 14 का गुणज निकालना है, यानी 14 का मल्टीपल ज्ञात करना है, जिसे 6, 8, 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्रमशः 4, 6 और 10 बचता है। तो देखें यार, 14 से ज्ञात, 14 से डिवाइड करने पर वो नंबर पूरा, गुणज का मतलब यही तो हुआ कि 14 से डिवाइड करने पर नंबर एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए। तो ऑप्शन से देख लेते हैं यार, ऑप्शन से देख लीजिए जरा। ये कटेगा नहीं, 14, 25, 70 यही है, 40 होगा नहीं। और ये तो कट रहा है, तो अगर मान लीजिए ये ऐसे भी नहीं कटेगा, मान लीजिए कट भी जाता, तो यहाँ बोला है छोटा से छोटा गुणज, तो इन दोनों में छोटा कौन है? 70। और ऐसे भी ये कटेगा नहीं 14 से, तो एक ही। बाकी चेक करने का जरूरत भी नहीं था, काफ़ी आसान सवाल है ये। देखिए, ये बहुत खूबसूरत सवाल है। का 9 प्लस 9 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, यानी कि आगे होगा 9 के पावर 3 प्लस 9 के पावर 4, इस तरीके से। यहाँ कुछ नहीं, यानी कि पावर में 1 है। कहा कि 9 के पावर 2n प्लस 1 को अगर 6 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा। बहुत अच्छा सवाल है, इसको थोड़ा ढंग से समझिएगा। एक चीज़ सबसे पहले तो देखें यार, यहाँ n जो है लिखा नहीं है, पर आपको समझ जाना है कि n एक नेचुरल नंबर है। n क्या है? n एक नेचुरल नंबर है। और n अगर नेचुरल नंबर है, n अगर नेचुरल नंबर है, तो 2n प्लस वन जो होगा, 2n प्लस वन एक ऑड नंबर होगा। n अगर कोई नेचुरल नंबर है, तो 2n प्लस वन जो है ये एक ऑड नंबर होगा। मानते हैं ना बात? मान लीजिए n अगर 1 लेंगे तो 2 एकम 2 प्लस 1 3, n 2 लेंगे तो 2 दूना 4 प्लस 1 5, 3 लेंगे 3 दूना 6 और 1 7। यानी n अगर नेचुरल नंबर है तो 2n प्लस वन एक ऑड नंबर होगा। तो इस बात से आप कहेंगे कि सर क्या फर्क पड़ेगा? 2n प्लस वन ऑड है, तो भाई इससे ये फर्क पड़ेगा कि इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है ये ऑड है। क्या है? ऑड नंबर ऑफ टर्म है इसमें। क्लियर है ना बात? अब आ जाइए दूसरा चीज। जैसे मान लीजिए 9 के पावर 1 है, अगर इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 6 एकम 6, रिमाइंडर बच जाएगा 3। 9 का स्क्वायर को अगर 6 से डिवाइड करेंगे, भाई 9 के स्क्वायर को अगर 6 से डिवाइड करिएगा, तो देखिए, तो 9 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना? फिर से 9। अगेन 9 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 ही ना बचेगा। सिमिलरली 9 के पावर 3 को अगर 6 से डिवाइड करिएगा, तो 9 को 6 से डिवाइड करेंगे 3, और 3 के पावर 3 यानी कितना हो जाएगा? 27। अगेन 27 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 चौक 24, रिमाइंडर क्या बचेगा? 3 बचेगा। तो इतना से आपको आइडिया लग गया होगा कि सर 9 के पावर कुछ भी रहेगा ना, और आप अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 ही बचना है। 9 के पावर कुछ भी रहे, अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 3 बचेगा। क्लियर है ना ये बात? तो इस चीज़ को तो आप समझ गए कि सर 9 के पावर कुछ भी रहे, अगर उसको 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 3 बचेगा। तो आप बताना, अगर इसको 6 से डिवाइड करेंगे, इस पूरे व्यंजक को 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? रिमाइंडर 3। अगेन 3 बचेगा, अगेन 3, और इस तरह से 3 कितना बार बचेगा? ऑड टर्म तक 3 बचेगा। कितना बार? ऑड टर्म तक 3 बचेगा। 6 से डिवाइड करिएगा फिर से, ठीक है? तो आप बताना, ये 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 6। तो रिमाइंडर यहाँ तो 0 आ जाएगा। अगेन फिर 3 प्लस 3 हो जाएगा 6, रिमाइंडर क्या बचेगा? इस तरह से दो दो ठो कॉम्बिनेशन बनते जाएगा, 3 3 का दो दो कॉम्बिनेशन बनेगा, और वो नंबर 6 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा? जैसे 3 प्लस 3 6, 6 से कट जाएगा। अगेन 3 प्लस 3 6, 6 से डिवाइड करेंगे कट जाएगा, यानी कि 3 3 का दो कॉम्बिनेशन बनेगा, तो वो नंबर 6 से पूरा पूरा कट जाएगा। आप बताना, यहाँ 3 अगर ऑड बार आया है और दो दो का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो ऑड टर्म अगर है उसमें से दो दो का कॉम्बिनेशन अगर एग्जैक्ट बनेगा, तो एक टर्म तो पक्का बच ही जाएगा। ऑड नंबर ऑफ टर्म है। जैसे मान लीजिए कि 3 गो 6 है, 3 गो, सॉरी, 3 गो 3 है, ओके ना? तो 3 प्लस 3 6, ऑड टर्म है, तो एगो 3 बच जाएगा। मान लीजिए कि 5 गो 3 है,
तो पेयर अगर बनाएंगे 3 3 का तो देखें 2 को पेयर बन गया, 1 को 3 बच ही गया ना। तो इस चीज को ध्यान में आप रखिएगा कि सर 3 अगर ऑड बार आया है और 2 2 का कॉम्बिनेशन बनेगा, 2 2 3 का कॉम्बिनेशन बनेगा, 6 से कट जाएगा। तो ऑड नंबर ऑफ टर्म में से 2 2 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो एक टर्म तो सिंगल बच ही जाएगा, यानी एक टर्म क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। और इसको अगेन 6 से डिवाइड करेंगे, छोटा नंबर है भाग नहीं लगेगा, यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 ही रहेगा। एक बार फिर से सब कहानी समझ लीजिए। देखिए 9 के पावर कुछ नहीं यानी कि 1 है, 9 के पावर 2 डॉट डॉट कहने का मतलब इसी प्रकार से 9 के पावर 3, 9 के पावर 4 आगे तक चलता जाएगा, ये कहानी क्लियर है ना बात। तो यहाँ देखें कि सर 2n+1 पावर में है, 2n+1 अगर n कोई नेचुरल नंबर है तो 2n+1 एक ऑड नंबर होगा, 2n+1 एक क्या होगा, ऑड नंबर होगा। ये क्या हो गया, ऑड नंबर होगा, ठीक है ना। तो इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, ऑड टर्म होगा, और ऑड टर्म है और इस पूरे को 6 से डिवाइड करना है। और अगर 6 से डिवाइड करिएगा सर 9 के पावर कुछ भी रहे 6 से भाग देंगे, रिमाइंडर 3 बचेगा। सिमिलरली यहाँ भी रिमाइंडर 3 बचेगा। इसी तरह से कितना बार 3 आते जाएगा, चूंकि इस सीरीज में 9 3 ऑड बार आ रहा है तो 3 3 जो आएगा ये ऑड टर्म तक आएगा। और इसको अगेन 6 से डिवाइड करिएगा तो 3 + 3 6 आ जाएगा, और ये 6 से कट जाएगा। इसी प्रकार आगे 3 + 3 6 बनेगा, 6 से कट जाएगा। तो ऑड नंबर ऑफ टर्म में से अगर 2 2 नंबर का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो इवन टर्म तक तो कॉम्बिनेशन बनेगा, एक टर्म बच जाएगा। और वो एक टर्म क्या होगा, चूंकि 3 3 रिपीट हो रहा है तो 3 ही होगा। 3 को 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 3 बचेगा, ठीक है। तो एक 2 बार इस सवाल को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत खूबसूरत सवाल था। कल भी पिछले सेट में भी ऐसा सेम सवाल किए थे, और ये एनटीपीसी का दोनों सवाल पूछा हुआ ही है। का एक बैग में 30 गेंद रखा गया, पिछला सवाल CHSL 2023 का पूछा हुआ सवाल था, अच्छा सवाल था वो भी। का एक बैग में 30 गेंद रखी है जिन पर 1 2 3 डॉट 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 30 तक के संख्याएं अंकित है। यानी कि एक बैग जो है, एक बैग में 30 गेंद रखा और उन गेंदों पर 1 से लेकर 30 तक का संख्या अंकित है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से 30 तक संख्या लिखा हुआ है। का बैग से यादृच्छिक यानी कि रैंडमली एक गेंद निकाली जाती है, तो बैग से निकाली गई गेंद पर अंकित संख्या के 4 या 6 से विभाज्य होने की प्रायिकता, 4 या 6 से विभाज्य होने का प्रायिकता। ये थोड़ा सा नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। सबसे पहले तो ये बताइए 30 तक में 4 से कटने वाली टोटल कितनी संख्या है। तो ऐसे तो मेंटली आप बोल देंगे 4 7 28, 7 गो संख्या है सर, 7 गो संख्या। लेकिन देख लीजिए थोड़ा समझ में आ जाएगा। 4 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सते 28। इतना ही नंबर है 30 तक में जो 4 से पूरा पूरा कटेगा। यानी कि 4 से कटने वाली टोटल संख्या कै गो है, 27 गो। अब यार 6 से कटने वाली संख्या 30 तक में कौन है, तो ऐसे तो डायरेक्ट बोलिएगा 6 चौक 24 यानी 4 संख्या। पर देख लीजिए 6 12, 6 तिरिक 18, 6 चौक 24, 6 पचे 30, सॉरी 5 संख्या, सॉरी यार, सॉरी 5 संख्या, 6 पचे 30 एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। तो 6 पचे 30 5 संख्या हो गया, क्लियर है बात। लेकिन इसमें गलती क्या होगा कि 4 या 6 से, सवाल में बोला है कि 4 या 6 से कटने वाली संख्या चाहिए। तो जब आप 4 से कटने वाली संख्या निकाल रहे होंगे और जब 6 से कटने वाली संख्या निकाल रहे होंगे तो 4 और 6 का एलसीएम यानी कि 12 से कटने वाली संख्या 2 बार काउंट हो रहा होगा। देखिए 12 से कटने वाली संख्या यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, है कि नहीं। तो जब 4 से कटने वाली संख्या निकाल रहे हैं, 6 से कटने वाली संख्या निकाल रहे हैं, तो 4 और 6 का एलसीएम 12, 12 से कटने वाली संख्या 2 बार काउंट हो जा रहा होगा, तो एक बार घटाना पड़ेगा ना। तो 12 से कटने वाली संख्या डायरेक्ट दिख रहा है कि सर 2 गो है। तो आप बताइए टोटल इवेंट्स क्या है, 30 गेंद है तो टोटल तो 30 हो जाएगा इवेंट, क्लियर है बा। अब कहा 4 से कटने वाली संख्या क्या गो होगा, तो सर जो एक गेंद निकाले उस एक गेंद पर लिखिए संख्या 4 से कटे, इसकी क्या संभावना है। तो टोटल 4 से कटने वाला 7 गो है, इसमें से एक गो कोई होगा तो 7 7, अब प्लस, या मतलब प्लस होता है प्लस। 6 से कटने वाली टोटल 5 संख्या, इन पांचों में से हो सकता है कोई एक निकल जाए तो 5 7। इसमें से घटा देना है किसको, 12 से कटने वाली, तो 12 से कटने वाली 2 संख्या है यानी कि 2 7 हो गया। तो ये हम बता रहे हैं तो थोड़ा समझाना रहता है तो टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब थोड़े ना लिखना होगा, आप डायरेक्ट इस स्टेप को लिखेंगे काम हो जाएगा। और इसीलिए 2 सवाल ये हो गया, तब आइडिया तो लग जाएगा। अब देखिए 7
C1 यानी कि 7 होता है, 7 C1 7, 5 C1 5 होगा तो 7 5 12 में से 2 C1 2 होगा तो 12 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 10। अब बट्टा में कितना 30, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल यानी 1/3, ऑप्शन नंबर डी। तो ये भी ठीक ठाक सवाल था, ओके ना। चलिए आगे, और बनाना है अच्छे से, प्रैक्टिस इन सब पे कीजिएगा। देखिए कहा, ये भी बहुत खूबसूरत सवाल है। कहा एक फल विक्रेता 1200 रुपए में 480 केले खरीदता है। 1200 रुपए में 480 केले खरीदा है, यानी कि 480 केला का क्रय मूल्य दे दिया है 1200। क्लियर है बात? 1200 रुपए में 480 केला खरीदा, यानी 480 केले का क्रय मूल्य है 1200। इनमें से कुछ केले सड़े हुए होते हैं और उन्हें फेंक दिया जाता है, ठीक है। वह बचे हुए केलों को 3.5 रुपए प्रत्येक, 3.5 रुपए प्रत्येक, यानी कि जो रिमेनिंग सड़ जाने के बाद जो शेष केला बचा उनमें से प्रत्येक केला को 3.5 रुपए के हिसाब से बेच देता है, यानी एक केला 3.5 में बेचा है वो। कहा 396 रुपए का लाभ कमाता है, तो फेंके गए केलों की संख्या ज्ञात करें। एक बात बताए, फेंके गए केलों का प्रतिशत क्या होगा? एक बात बताइए, टोटल क्रय मूल्य है 1200 रुपया, यानी 1200 रुपए में आपने 480 केले लेकर आ गए और आप टोटल 396 रुपए का लाभ कमाए हैं। इसका मतलब है कि आपने केला को बेचा होगा कितना में? क्रय मूल्य है 1200, लाभ 396, यानी कि बेचे होंगे कितना में? 1596 रुपया में बेचे होंगे। तो ये सभी केलों का टोटल सेलिंग प्राइस आ गया। एक बात बताइए, अगर एक केला 3.5 रुपया में बेचे हैं और आपने सभी केला को 1596 में बेच दिया, एक केला 3.5 रुपया में, तो 1596 में कितना केला बेचे होंगे? तो एक केला के प्राइस से भाग दे देंगे। 3.5 कहने का मतलब डेसिमल हटाएंगे तो बट्टा में 10 आ जाएगा, 35/10, 5 सते 35, 5 दूना 10, यानी कि एक केला को आप 7/2 रुपया में बेचे होंगे। 7 से काटिए, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 8 56, तो 2 8 16, 2 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 8 16, 2 दूना 4 1 5, 2 दूना 4, यानी कि 456 केले आपने टोटल बेचे हैं। एक बात बताइए, खरीदे थे 480 को, बेचे हैं 456 को, तो बताइए कितना केला खराब हो गया होगा? तो मेरे प्यारे भाई 24 केला खराब हो गया। 24 केला खराब हो गया होगा, कितना में से? 480 में से। परसेंट में रिजल्ट मांगा है तो 100 से गुना। 24 दूना 48 और 20 से काट दीजिएगा तो 5 बार में 20 बचे 105। ठीक है, समझ पाए होंगे आप लोग। बहुत मतलब ठीक सवाल था, बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन लैंग्वेज थोड़ा ठीक ठाक लग रहा था। देखिए का 8 रुपए में 15 के हिसाब से कुछ सेब खरीदी है। 8 रुपए में 15 की, ये सबसे तो काफी अच्छे से आप फैमिलियर होइएगा, ये सब में तो टाइम नहीं लेना। क्वांटिटी कितना है? 15 को खरीदा है, कितना में? 15 को का सीपी दिया है क्या रुपया? 8 रुपया, ठीक है। और कहा 2 रुपए में एक्स के हिसाब से बेच दिया, यानी कि एक्स ठो वस्तु को बेच दिया है कितने रुपए में? 2 रुपए में, यही है ना। तो आप सबको पता है कि सर एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस के लिए क्वांटिटी सेम करना पड़ेगा, तो क्वांटिटी सेम करेंगे, एक्स से यहाँ गुना, तो यहाँ भी एक्स से करना पड़ेगा। तो अब बच्चा थोड़े ना इतना सवाल इस तरीके का बना है कि यहाँ गुना करें फिर 15 से इसमें गुना करें इधर करें, टाइम खराब होगा। अब डायरेक्ट यहाँ एक्स से यहाँ तो डायरेक्ट क्रॉस कर देते हैं, 8x क्रैमूल हो गया 8x। 15 से यहाँ गुना करना है तो इसमें ना करके डायरेक्ट यहाँ कर देते हैं, 15 दूना 30। तो ये आ गया क्रैमूल 8x है और विक्रैमूल 3x है। क्लियर है बात? अब आगे कहा कि यदि उसको 25% का लाभ हुआ तो x का मान, तो आप बताना 25% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/4। लाभ या हानि क्रैमूल पर होता है, यानी क्रैमूल अगर 4 है, 1 का लाभ हुआ तो विक्रैमूल कितना हो जाएगा? 5। यहाँ क्रैमूल और विक्रैमूल मालूम है, तो बताइए क्रैमूल और विक्रैमूल का रेशियो यहाँ हो जाएगा 8x/30 की नहीं हो जाएगा। लेकिन दाएं साइड में मेरे भाई क्रैमूल और विक्रैमूल का रेशियो, क्रैमूल है 4, 1 का लाभ तो विक्रैमूल 5, तो ये भी CPSP का रेशियो, ये भी CPSP का रेशियो बराबर हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा। अब 5 से काटिएगा 6 बार में, 4 से काटिएगा 2 बार में, 2 से काटिएगा 3 बार में, क्रॉस करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी ठीक ठाक सवाल था। बढ़ जाते हैं। देखिए कहा ए, ये भी अच्छा सवाल है। कहा एक निश्चित काम को बी और सी द्वारा मिलकर किए गए दिनों की तुलना में 2.4 गुना दिनों में पूरा कर सकता है। यानी कि ए जो है, ए अगर अकेले काम करे तो बी तथा सी मिलकर जितने दिन में काम करता है उससे 2.4 गुना दिन में ए अकेले करेगा। तो देखिए ये टाइम का ना कंपैरिजन है। कहा ए को
बी तथा सी दोनों मिलकर जितने दिन में काम करेगा उससे 2.4 गुना। अच्छा 2.4 कहने का मतलब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा में 10 आ जाएगा क्या? 5 से काट दीजिए, 5 से नहीं कटेगा, 2 से 12 बार में कट जाएगा, 2 से 5 बार में कट जाएगा। यानी कि बी तथा सी मिलकर अगर काम 5 दिन में करता है तो ए अकेले करेगा तो लग जाएगा कितना टाइम? 12। क्लियर है बात? ये ए और बी के टाइम का रेशियो है। और अगर ये टाइम है तो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी तो पता है आप सबको, टाइम का इन्वर्स हो जाएगा, यानी एफिशिएंसी हो जाएगा 5:6। किसी को कोई दिक्कत नहीं आता? अब आगे बढ़िए। आगे कहा यदि ए तथा बी मिलकर उसी काम को 27 दिन में कर सकते हैं और सी अकेले उस काम को 75 दिन में कर सकते हैं तो उसी काम को बी कितने दिन में? देखें इस लाइन को अगर आप नहीं ना पिक कर पाए तो फिर ये मामला खराब हो जाएगा। 27 दिन में ए और बी करेगा, सी अकेले करे तो 75 दिन में करेगा। ठीक है, तो भाई यहाँ तो ए और बी का टाइम दिया ही है, सी का टाइम दिया है, तो रेशियो ले लेते हैं। क्या बोलते हैं? टाइम का रेशियो। अगर यहाँ रेशियो निकाल लिए हैं तो यहाँ भी रेशियो निकाल लेते हैं ताकि रिलेशन बन जाएगा। तो ए और बी अगर मिलकर, यही चीज समझना था आपको कि रेशियो निकाल के काम को कर जाना, नहीं तो कुछ लोग रियल वैल्यू ए प्लस बी 27 दिन में, सी 75 दिन में, 27 75 का एलसीएम निकाल निकाल के सोच रहे होंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा वैसे। तो यहाँ देखिए ए और बी मिलकर काम कर देगा 75 दिन में और सी अकेले काम करे तो कर देगा, सॉरी ए प्लस बी मिलकर करे तो 27 दिन में कर देगा और सी 75 दिन में कर देगा। तो रेशियो ले लेते हैं, 3 से काट दीजिए 9 बार, 3 से काट दीजिए 25 बार। तो टाइम का रेशियो 9:25 है तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? 25:9। हो गया काम खत्म। अब बाकी चीज का तो कोई यूज है नहीं, हटा देते हैं। चलिए देखिए, अब मेरे प्यारे भाई सबसे पहले तो ये रेशियो को बैलेंस करना पड़ेगा और आप लोग तो पढ़े ही ऐसा, रेशियो में पढ़े होंगे। यहाँ देखिए ए बी सी तीनों को मिलाकर टोटल एफिशिएंसी 6 या 5 11 है ना? 6 5 11, 5 अब 12 है ना? ये 6 कहाँ से लिख दिए, ये 12 होना चाहिए, सॉरी सॉरी। चलिए देखिए 12 5 17, यहाँ मिला के 25 और 9 34, यहाँ 34 है, यहाँ 17 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया। तो ए का एफिशिएंसी आ गया कितना यहाँ से? 10। अच्छा सी का एफिशिएंसी तो 9 है ही, ए का 10 हो गया। अब यहाँ से देखिए ए प्लस बी का एफिशिएंसी 25 है, उसमें ए का अगर 10 है तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो ए बी और सी तीनों का एफिशिएंसी पता कर गया। सवाल में कहा कि बी अकेले काम कितने दिन में, तो किसी एक का उठा लीजिए। यहाँ देखिए तो सी अकेले काम को करेगा 75 दिन में, सी एक दिन में 9 काम करता है तो 75 दिन में कितना काम कर देगा? 75 से गुना, तो ये टोटल वर्क आ गया। अब का इसको बी कितने दिन में, तो बी का एफिशिएंसी देखिए, बी एक दिन में 15 काम करेगा तो इस काम को कितने दिन में? बी के एफिशिएंसी से डिवाइड, 15 पचे 75, 9 पचे 45 दिन। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये अच्छा सवाल था ये भी। चलिए देखिए इसको, 3 साल में वॉशिंग मशीन का मूल्य 40,960 रुपए से घटकर 21,970 रुपए हो जाता है, तो वार्षिक मूल्य हास ज्ञात करें। सुनिए, कहा यार कि 40,960 रुपया वॉशिंग मशीन का प्राइस है, 40,960 रुपये वॉशिंग मशीन का प्राइस है, और कहा 40,960 से घटकर 3 साल में जो प्राइस है, 3 साल में प्राइस हो जाता है कितना? 21,970। क्लियर है बात? तो ये 3 साल का इफेक्ट दिया है कि 40,960 रुपया प्राइस था, 40,960 उसका प्राइस था, 3 साल बाद घटकर उसका कीमत हो गया 21,970। तो ये 3 साल का इफेक्ट है। 1 साल का अगर निकालना होगा तो इसका क्यूब रूट कर देंगे। क्लियर है ना बात? सीआई में तो ऐसा सवाल किए होइएगा। तो कहा 40,960 से घटकर 3 साल में 21,970 हो जाता है, तो ये 3 साल का इफेक्ट है। 1 साल का निकालना है तो क्यूब रूट कर देंगे। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। आप सबको याद होगा 2197 का घनमूल होता है 13 और 4096 का घनमूल होता है 16। क्लियर है बात? यानी कि शुरू में अगर उसका प्राइस 16 था तो 1 साल बाद घटकर 13 हो गया, यानी कि कमी हुआ कितने का? 3 का। अब 3 का कमी हुआ है कितना पर? 16 पर। परसेंट में रिजल्ट पूछा है तो 100 से गुना कर देंगे। अब देखें यहाँ से 300
को 16 से डिवाइड कर लीजिए, या फिर जिन लोगों को फ्रैक्शन वैल्यू याद है थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। 1/16 होता है कितना? 6.25%। 1/16 6.25%, तो 1/16 का ये 3 गुना है, तो इसका 3 गुना 16×3 = 48.75%, सॉरी 6×3 = 18.75%। ऑप्शन नंबर ए है कि नहीं? और नहीं तो अगर नहीं जिनको पता है तो 300/16 हो गया, 16 से डिवाइड करेंगे काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ फ्रैक्शन वैल्यू जो कॉमन है कम से कम वो सब तो आपको याद रखना ही चाहिए। जैसे एक क्या है तो 100% है सर, ये सब पता होगा। 1/2 कितना होता है तो 50%। 1/3 कितना है सर तो 33.1/3% या 33.33%। समझ पा रहे हैं बात? मान लीजिए 1/6 की बात करें तो ये हो जाएगा 16.2/3% या 16.66%, या इसी को कई जगह आपको लिखा मिल जाएगा 16.67%। तो ये सब पता होना चाहिए। 2/3 इसका देख लीजिए, 2/3 करेंगे तो ये 66.2/3% या 66.66% है कि नहीं। 1/7 की अगर बात करिएगा तो 1/7 14.2/7% या 14.28% हो जाएगा। 1/8 जो है 12.5%। 3/8 हो जाएगा 37.5%। तो ये सब ध्यान में रखना है, जो कॉमन वाला हमेशा यूज होते रहता है, ठीक है। देखिए ये सवाल पहले भी कराए थे, ये सीपीओ 2023 का पूछा हुआ सवाल है। कल भी एक सवाल ऐसा कराएंगे जो सीजीएल 2023 का पूछा हुआ सवाल है। तो अच्छा सवाल है, पहले भी करा चुके हैं ये सवाल। देखिए का एक किसी काम का 1/5 भाग 20 दिन में करता है, तो यहाँ से डायरेक्ट बोलिए 1/5 भाग 20 दिन में, तो ए अकेले पूरा काम करेगा तो 20×5 = 100 दिन लगेगा या नहीं लगेगा? आप बोलेंगे सर लगेगा। का बी उसी काम का 30% 30 दिन में, अच्छा बी 30% 3 दिन में करता है, सॉरी 36 दिन में। 30% यानी कि 3/10 36 दिन में, तो 3 से 12 बार में, अब 12×10 120 दिन में पूरा काम कर देगा। और सी जो है, कहा सर कि सी उसी काम का 80% 160 दिन में, अच्छा 80% 160 दिन में, तो 1% 2 दिन में, तो 100% कितने दिन में? 200 दिन में करेगा। तो ये सी का टाइम आ गया। अब टोटल वर्क, तो इन सबों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा, 600 सॉरी 600। तो यहाँ से 6 12 × 60 और 2 से 3 बार, ठीक है। तीनों वर्कर का एफिशिएंसी आ गया। अब यहाँ से देखिए, कहा कि बी और सी ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया और एक्स दिनों तक काम किया। एक्स दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया। चलिए ए बी और सी एक्स दिन तक काम किया। बी और सी एक दिन में 8 काम करता है, तो एक्स दिन में 8x काम कर देगा। और उसके बाद बी जो है काम करना बंद कर दिया, ठीक है। कहा ए और सी शामिल हो गया और दोनों ने मिलकर शेष काम को x - 41 दिन में कर दिया। अच्छा ए शामिल हो गया और ए तथा सी ने मिलकर शेष काम को x - 41 दिन में, तो ए और सी मिलकर एक दिन में 9 काम करेगा, तो x - 41 दिन में कितना कर देगा? x - 41 से गुना, काम खत्म हो गया, यानी कि टोटल कितना? 600। क्लियर है बात यहाँ तक? अब आगे कहा है यार क्या कि बी तथा सी द्वारा एक साथ किया गया काम और ए तथा सी द्वारा एक साथ किए गए काम का रेशियो 19:7 है, तो उसी काम का कितना भाग सी अकेले 2x दिन में करेगा? एक बात बताइए, इसका तो कोई यूज है नहीं। यहाँ से x का वैल्यू तो रिलेशन जब बन गया, इक्वेशन बन गया, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, तो इसका कोई यूज नहीं है। ये ऐसे ही आप यूज करके भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर कोई ज़रूरत नहीं है इसको यूज करने का। यहाँ से x आ जाएगा। आप बताना 8x + 9x कितना हो जाएगा? 17x। अच्छा 9 से 9 एकम 9 9 चौक 36 है, तो 369 उधर जाके प्लस हो जाएगा ना, तो 369 जाके प्लस हो जाएगा, तो 900 600 में 369 जुड़ जाएगा, तो 6×3 900 969 हो जाएगा, ठीक है। तो 17 से काटिए, 17 × 5 = 85, 85 11 और 9 17 9 17 7, तो x का वैल्यू कितना हो गया? 57, ठीक है, x 57। अब का सी अकेले 2x दिन में कितना काम कर सकता है? तो बताइए टोटल काम कितना है, कितना भाग बोला है? तो टोटल 600 काम है,
सी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम, तो 2x दिन में, तो 2x से गुना, और x का वैल्यू तो दिया ही है कितना, 57। काट दीजिए, 3 दूना 6 से काटिएगा, 100 बार में कट जाएगा, यानी कि 57/100 ऑप्शन है। हो गया। चलिए इसको देखिए, ये केवल देखने में इतना बड़ा लैंग्वेज है, बाकी सवाल आसान है। का पीटर ने प्रतिवर्ष 10% साधारण ब्याज देने वाली योजना में एक निश्चित राशि का निवेश किया। पीटर जो है 10% साधारण ब्याज देने वाली योजना में एक राशि का निवेश किया, पीटर जी 10% के दर से। कहा जबकि रेल ने प्रतिवर्ष 10% ब्याज देने वाली योजना में पीटर द्वारा निवेश की गई राशि का आधा, रेल जो है पीटर द्वारा निवेश की गई राशि का आधा, यानी पीटर अगर 2 तो रेल कितना 1, निवेश की गई राशि का आधा सालाना चक्रवृद्धि ब्याज के दर से निवेश किया। अच्छा, पीटर जो है साधारण ब्याज के दर से पैसा को निवेश किया है, और रेल जो है ये चक्रवृद्धि ब्याज के दर से पैसे को निवेश किया है। अब आगे का, इसके अलावा जहां पीटर ने 2 साल के लिए निवेश किया, पीटर जो है ये 2 साल के लिए निवेश किया है, और रेल 3 साल के लिए, रेल जो है ये 3 साल के लिए निवेश किया। यदि पीटर और रेल द्वारा अर्जित ब्याज में अंतर है 897 का, तो रेल द्वारा निवेश की गई राशि, हो गया। रेट तो 10% ही है, तो आप बताना 10% के दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना, 20%, तो 2 का 20% निकालेंगे, पॉइंट में आएगा, 2 जीरो लगा लीजिए। अब 200 का 20% अगर निकालिएगा तो बताइए पीटर का हिस्सा कितना हो जाएगा, 40 यूनिट। रेल 10% के दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ये तो यादें हो गया है, हमेशा ऐसा मिलते रहता है। 33.1% से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 33.1 ब्याज मिलेगा रेल को। अब का इनके ब्याज का अंतर 897 है, ब्याज का अंतर 897, अनुपात में देखिए तो दोनों के ब्याज का अंतर कितना है, तो दोनों के ब्याज का अंतर है 9, अच्छे 6.9 का। अब पूछा क्या है, कहा रेल द्वारा निवेश की गई राशि, तो रेल द्वारा निवेश की गई राशि 100 है ना। अब 69 से काटिएगा तो मेरे प्यारे भाई एक बार में कट जाएगा, बच गया 20 और 7, 207, 69 तिया, तो 3 बार में कट जाएगा, है कि नहीं? है, तो आप बोलेंगे सर, और 1 जीरो डेसिमल हटेगा तो 1 जीरो लग जाएगा ना, यानी कि 13,000, ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया। चल देखिए, कहा 45 सेंटीमीटर ऊंचे एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु के छिन्नक के सिरों की त्रिज्या 28 और 7 सेंटीमीटर है, यानी कि ये बाल्टी है, फ्रस्टम की बात कर रहा है, जिसके ऊपरी और निचले सिरे का रेडियस दिया 28 7। यदि इस छिन्नक को मिलाकर एक ठोस लंबवृत्ताकार बेलन बनाया जाए जिसके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:5 है, मतलब फ्रस्टम को पिघलाकर एक बाल्टी बना दिए हैं बेलनाकार, और उस बाल्टी के रेडियस और हाइट का रेशियो 3:5 है, तो इस बेलन के वक्र पृष्ठ का एरिया ज्ञात करें। देखें, आप सवाल देखकर तुरंत लग मत जाइएगा कि बनाइए देंगे, बनाइए देंगे ऐसा नहीं सोचना है, फॉर्मूला लगाएंगे तो बहुत टाइम खराब हो जाएगा। आप बताइए, यहाँ बेलन के वक्र पृष्ठ एरिया पूछा है, और बेलन का वक्र पृष्ठ एरिया क्या होता है, 2πr/h, 2π यानी कि 22/7 RH, है कि नहीं? तो ये तो क्लियर है कि सर आंसर जो भी होगा, यहाँ 22 दिख रहा है, तो आंसर जो भी होगा 22 11 का मल्टीपल है ना, यानी आंसर जो भी होगा वो 11 का ही मल्टीपल होगा, ठीक है। तो 11 का मल्टीपल ऑप्शन में देख लीजिए, अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 0 होना चाहिए, तो 4 1 5 और 6 + 0 होगा नहीं, 4 2 6 और 6 में से 0 गया, 0 6 + 0 6, तो हो गया 0, है ना। अरे अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 0, तो 4 2 6 और 6 0 6, तो 6 में से 6 गया 0, यही होगा। अब यहाँ देख लिया 8 4 12 5 नहीं होगा, 4 4 8 6 नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन बी है। तो चेक करने का आगे ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो फॉर्मूला लगा के बना ही सकते हैं। और अगर आंसर जो है सब इंटीजर के रूप में दिया है, यानी कि R और H जो होगा इनमें से कोई ना कोई 7 का मल्टीपल होगा ही, है कि नहीं, तो ये आगे चेक नहीं करना, एक ही ऑप्शन है तो काम हो गया। का PQR एक वृत्त में अंकित एक समबाहु त्रिभुज है, एक वृत्त के अंदर जो है, एक वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज अंकित है, वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज अंकित है। दिख जाता है, यही सब सही हो जाएगा कल। तो का इस वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज अंकित है PQR, का S चाप QR पर कोई बिंदु है, S जो है
चाप क्यू आर पर, ये जो चाप है क्यू आर, इस पर एस कोई बिंदु है। तो बोला है हाफ ऑफ एंगल पी एस क्यू, पी एस क्यू, हाफ ऑफ एंगल पी एस क्यू पूछा है, पी एस क्यू, ये वाला एंगल आपसे पूछा है। एक बात बताइए, ये प्रॉपर्टी तो आप सबको पता है कि मान लीजिए कि ये जीवा है, तो जीवा है तो जीवा, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं ये चाप है, तो इस चाप के द्वारा परिधि पर एक ही तरफ बनने वाला जितना भी कोण होता है सब समान होता है या नहीं होता है, होता है सर। तो आप जरा देखिए तो क्या ये जीवा नहीं है? और इस जीवा के द्वारा इस पर बना, अगर ये समबाहु है तो कोण तो 60 न होगा, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 का 60। तो इस जीवा द्वारा इस परिधि पर बने कोण इस तरफ 60 है, तो इसी जीवा द्वारा यहाँ परिधि पर बना ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा सर। जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण अगर 60 डिग्री है, तो इसी जीवा द्वारा यहाँ परिधि पर बना कोण भी 60 डिग्री होगा। तो कहा पी एस क्यू का आधा, पी एस क्यू का आधा 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30, ऑप्शन है। ठीक है, देखिए कहा केंद्र पी और क्यू, ये बहुत अच्छा सवाल है यार, बहुत खूबसूरत सवाल है। कहा केंद्र पी और क्यू वाले दो वृत्त जिनकी त्रिज्या क्रमशः 6 और 4 सेंटीमीटर एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं। अच्छा, दो ब्रिज इसका रेडियस 6 और 4 है, आंतरिक रूप से एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है, तो ध्यान से जरा इसको समझिएगा। तो एक मिनट यार, एक मिनट, एक मिनट। आप में से हमको पता है बहुत लोग इरिटेट हो रहे होंगे, कोई बात नहीं, देखिए हो जाएगा। कहाँ गया यार मैं? ठीक है, परेशान नहीं होना है, हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, कहा कि 6 और 4 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है, आसपास करती है एक दूसरे को। अच्छा, छोटा वाला का रेडियस 4 है, यानी कि डायमीटर 8 हो जाएगा, और डायमीटर अगर 8 है, डायमीटर कितना है, 8 सेंटीमीटर है। डायमीटर 8 है, यानी कि अंदर से स्पर्श कर रहा होगा और उसके केंद्र से भी पास हो रहा होगा। ऐसा कुछ होगा, ठीक है, इस टाइप का। चलिए, अब हो गया। देखिए तो इसका रेडियस मान लीजिए, इसका रेडियस है कितना, इसका रेडियस है 4, इसका रेडियस कितना है, 4 है। हम्म, सेंटर है पी और क्यू, ये होगा पी और ये है क्यू, ठीक है ना। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बड़ा वाला वृत्त का रेडियस कितना है, 6, ठीक है, 6 है ना। आप बताना इधर ये कितना होगा, ये 4 होगा, इधर इधर कितना होगा, 4, और इसके इधर ये हो जाएगा कितना, 6, इधर ये 6, बड़ा वाला वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाया तो 6 होगा, ये वाला पूरा 6 हो जाएगा। तो ये अगर 6 होगा तो ये वाला कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 2 होगा, मानते हैं बात को। तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, नहीं होना चाहिए। तो ये P है और ये Q है। अब आगे कहा कि पी क्यू का लंब समद्विभाजक ए और बी में बड़े वृत्त से मिलता है। पी क्यू का लंब समद्विभाजक जो है ए और बी से बड़े वृत्त पर मिलता है। पी क्यू का लंब समद्विभाजक ये है जो बड़े वृत्त पर ए और बी से मिलता है।
सवाल का ए बी का मान क्या होगा, ए बी का। अच्छा ये लमसम द्विभाजक यानी इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, आप बोलेंगे सर करेगा, ठीक है। तो ये पूरा अगर दो है तो ये आधा हो जाएगा, फिगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ये आधा हो जाएगा यानी कि एक हो जाएगा ये, ठीक है ना। और बड़ा वृत्त के केंद्र से बड़ा वृत्त के परिधि को मिलाइएगा तो बड़ा वृत्त का रेडियस हो जाएगा कितना, 6। तो आप बताना क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गया है, ये वाला 6 है और यहाँ से यहाँ तक ये वाला 1 है, ठीक है। और हमको ये वाला पोर्शन चाहिए, थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन आप समझ जाइएगा, ये वाला चाहिए हमको, ये वाला। तो ये कैसे निकालेंगे, तो रूट अंडर कर्न स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 में से 1 का स्क्वायर 1 जाएगा यानी कि ये 35 आ गया। और आप सबको पता है कि केंद्र से जीवा पर लंब डालेंगे तो ये लंब जीवा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अगर ये रूट 35 है तो ये भी रूट 35 हो जाएगा। तो टोटल ए बी का लंबाई 2 रूट 35, ऑप्शन सी है ना। तो थोड़ा सा मुश्किल हुआ होगा, फिगर भी कॉम्प्लिकेटेड बना है, तो अच्छा सवाल था, एक दो बार करिएगा। देखिए का त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 है, कोण बी, ये ट्रायंगल है एबीसी, कोण बी 90 है, ये 90 है। का ए बी 1 है, ए बी 1 यूनिट और बी सी 2 यूनिट है। बोला कॉट ए प्लस टेन सी, कॉट ए, अच्छा सॉरी कॉस ए है, कॉस क्या होता है बी बाई एच, कॉस क्या होता है बी बाई एच, और एंगल ए के लिए बी। अच्छा ये 2 और 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। तो ए के लिए बी कौन होगा, 1 होगा, और एच तो रूट 5 ही रहेगा। अब प्लस टेन सी, टेन होता है पी बट्टा बी, पी बट्टा बी, और एंगल सी के लिए लंब कौन होगा, तो जो एंगल लेंगे उसके सामने लंब होगा, लंब होगा 1, अब प्लस आधार होगा 2, तो एलसीएम हो जाएगा 2 रूट 5 और ऊपर 2 प्लस रूट 5, 2 रूट 5 2 प्लस रूट 5, ऑप्शन नंबर डी। आसान था ये। देखिए कहा कोई दुकानदार 500 रुपये 500 नोटबुक खरीदता है, वह उनमें से 300 नोटबुक को उस मूल्य पर बेचता है जिस मूल्य पर उसे 500 नोटबुक खरीदे थे, ठीक है। 140 नोटबुक को बेचे गए, 300 नोटबुक के मूल्य से 20% अधिक पर बेच दिया, बढ़िया बात। और शेष नोटबुक को क्रय मूल्य पर बेचता है, तो पूरे लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए का यार 500 नोटबुक खरीदा है, 500 नोटबुक खरीदा है, हर नोटबुक का क्रय मूल्य मान लेते हैं 150 कुछ भी मान सकते हैं, एक मान लेते हैं कि हर नोटबुक का कीमत है 1 रुपया, तो 500 नोटबुक का कीमत कितना हो जाएगा, 500 रुपया हो जाएगा टोटल सीपी। का 300 नोटबुक उस मूल्य पर बेचता है जिस मूल्य पर उसने 500 नोटबुक खरीदे थे, यानी कि जब 300 नोटबुक को बेचा तो का 300 नोटबुक उस प्राइस पर बेचा जिस प्राइस पर उसने 500 नोटबुक खरीदे थे। तो 500 नोटबुक खरीदा था कितना रुपए में, 500 रुपया में, एक नोटबुक 1 रुपया में, तो 500 नोटबुक 500 में खरीदा था। तो 300 नोटबुक को उस कीमत में बेच दिया जिस कीमत पर 500 नोटबुक खरीदा था, यानी 500 में बेच दिया। का 140 नोटबुक को बेचे गए 300 नोटबुक के मूल्य से 20% अधिक। अच्छा 140 नोटबुक जो है, कहा कि 300 बेचे गए, बेचे गए 300 नोटबुक के मूल्य से 20% अधिक। अच्छा 300 नोटबुक किस मूल्य पर बेचा है, 500 मूल्य पर। तो एक नोटबुक कितना मूल्य पर बेचा होगा, और कहा इससे 120% अधिक पर बेचा है 140 नोटबुक, तो 20% अधिक यानी 120/100। तो बताइए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 छक 30, 6 दूना 12, यानी कि 140 नोटबुक में से प्रत्येक नोटबुक को 2 रुपए के हिसाब से बेचा है। तो बताइए 140 नोटबुक में से प्रत्येक को 2 रुपया में तो कितना हो गया, 14 दूना 28, 280 रुपया ये। अब आगे कहा क्या कि शेष नोटबुक को क्रय मूल्य पर बेच दिया। अच्छा 100 300 और 140 440 नोटबुक आप बेच दिए, तो 500 खरीदे थे 440 बेच दिए, तो बच गया 60 नोटबुक। तो कहा कि बताइए शेष नोटबुक को क्रय मूल्य पर, हर नोटबुक 1 रुपया में खरीदे थे तो 60 नोटबुक को बेच दिए होंगे कितना में, क्रय मूल्य पर, यानी 60 रुपया में बेच दिए। तो कहा लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत, तो देख लीजिए यार टोटल विक्रय मूल्य कितना है 500, अब 780 60 840 रुपया। अब 500 रुपए में खरीदे थे, 840 रुपए में बेच दिए, तो 340 का लाभ हो गया। 340 का लाभ कितना, क्रय मूल्य 500, परसेंट तो 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 छक 30, 5 अठी 40, यानी कि 68%, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अच्छा सवाल था।
देखिए तो कहा ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है, तब लॉग ए लॉग बी और लॉग सी का मान क्या होगा। एक चीज समझिए आप, जीपी में तो आप सबको पता है कि सर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जैसे ए बी सी अगर जीपी में है तो जीपी में कॉमन रेशियो सेम होता है, रेशियो 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 बोल रहे हैं, तो रेशियो सेम क्या होता है, रेशियो कैसे निकालेंगे, तो बी बट्टा सेकेंड बट्टा फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड बट्टा, जैसे मान लीजिए कि ये ए बी सी डी ई ये पांचों जीपी में है, तो रेशियो इन दोनों का रेशियो इन दोनों का रेशियो इन दोनों का रेशियो सब बराबर ना, तो रेशियो निकालेंगे यानी कि बी बट्टा ए बराबर थर्ड बट्टा सेकेंड यानी कि सी बट्टा बी, इसी तरह से डी बट्टा सी और ई बट्टा डी, इन सब का रेशियो सेम ना होगा। तो वही कहा ए बी सी अगर जीपी में है तो इनका रेशियो सेम होगा, रेशियो यानी कि बी बट्टा ए बराबर सी बट्टा बी, ठीक है, ये जीपी में होता है। सिमिलरली अगर बोल दे कि ए बी सी एपी में है तो एपी में कॉमन डिफरेंस सेम होता है, कॉमन डिफरेंस यानी क्या, बी सेकेंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू सी माइनस बी, तो ये एपी में अगर है तो एपी में क्या होगा, कॉमन डिफरेंस सेम होगा और जीपी में कॉमन रेशियो सेम होगा, तो यहाँ ये हो गया बी बट्टा ए बराबर सी बट्टा बी, ठीक है। अब बताइए अगर इसको लॉग से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें, अगर दोनों साइड लॉग से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, दोनों साइड लॉग से, तो लॉग बी बट्टा ए क्या होगा, आपको पता होगा कि लॉग में अगर डिवीजन है तो माइनस हो जाएगा, लॉग बी बट्टा ए कहने का मतलब क्या हुआ, लॉग बी माइनस लॉग ए। सिमिलरली इधर क्या हो जाएगा, लॉग सी माइनस लॉग बी हो जाएगा। तो आपको इतना देखकर ही लग गया होगा बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी, बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी, माइनस में है तो बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी, यानी ऐसा कब होगा, जब ए बी सी ए पी में होगा, यानी कि लॉग ए लॉग बी और लॉग सी किस में होगा, ए पी यानी कि समानांतर श्रेणी में होगा, ऑप्शन है, ठीक है। चलिए ये अब आ गया आसान सा, का घड़ी की कीमत में 30% वृद्धि करने के बाद 10% की छूट दी जाती है, तब विक्रेता को कितना प्रतिशत लाभ होगा। सक्सेसिव घटना है, पहले 30% बढ़ा दिए और उसके बाद बोल रहे हैं कि भैया 10% डिस्काउंट देंगे, तो एक घटना घटने के बाद जो परिणाम आया उस परिणाम पर अगला घटना घट रहा है, यानी चेंज पर चेंज हो रहा, तो ये सक्सेसिव घटना है, तो ये भी लगा लीजिए। तो 30 वृद्धि और 10 कमी का सक्सेसिव क्या होगा, 30 माइनस 10 माइनस प्लस इंटू माइनस या माइनस 30 गुना 10 बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 30 में से 10 गया 20, 20 में से 3 गया 17%, ऑप्शन ए, ठीक है, आसान सा सवाल था। देखिए कहा एक रोलर से सड़क को समतल किया जाना है, एक रोलर है जिससे सड़क को क्या करना है, समतल करना, ये रोलर है, ठीक है। का जिसका रेडियस 70 सेंटीमीटर, डायमीटर है 70, तो रेडियस कितना हो जाएगा 35 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 1 मीटर, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर हाइट, यानी कि इसका लंबाई। आगे का 100 चक्कर में रोलर सड़क का समतल कर देता है तो सड़क का एरिया क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए, 100 चक्कर में पूरा समतल कर दिया तो रोलर जब एक चक्कर लगाएगा तो अपने वक्र पृष्ठ, अगर ये जैसे मान लीजिए ये रोलर हिला, ये रोलर है, ठीक है, ये रोलर है, जब ये रोलर का ये कंप्लीट वक्र पृष्ठ है, ये रोलर का क्या है वक्र पृष्ठ है, ये सब कर्व वाला पार्ट, तो ये जब एक चक्कर, देखिए एक चक्कर अगर ये कंप्लीट लगाएगा तो अपने वक्र पृष्ठ एरिया जितना भाग समतल कर पाएगा, तो एक चक्कर में ये अपने वक्र पृष्ठ एरिया यानी कि एक चक्कर में 2 पाई आर एच भाग समतल कर पाएगा, 2 पाई आर एच यानी पाई 22/7, आर 35 और एच कितना है 100, तो ये रोलर जो है एक चक्कर में इतना भाग समतल कर पाएगा, ठीक है। तो 1000 चक्कर में पूरा सड़क समतल कर दिया है, तो सड़क का एरिया तो एक चक्कर में इतना एरिया कवर करेगा, तो 1000 चक्कर में कितना, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस हो गया यार। 7 × 5 = 35, 22 × 110 मीटर में आंसर मांगा है तो मीटर ही रखते यार, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये तो सही है, 1 मीटर तो है ही, 35 सेंटीमीटर है तो 35/100 मीटर तो लिख सकते हैं, वैसे भी हो जाता लास्ट में फिर डिवाइड कर देते हैं।
देखिए 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर यानी कि 35/100, एच है 1, अब बराबर सॉरी एक चक्कर में इतना, तो 1000 चक्कर में कितना, 1000 से मल्टीप्लाई। तो काट देते हैं, 7×5 = 35, 2 जीरो से ये 2 जीरो, 22×5 = 110, 110 गुना 2, 220 पर 1 जीरो और लगा दीजिए, 2200 वर्ग मीटर, ऑप्शन है। ठीक है, चलिए। कहा यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन खंभे को 12 सेकंड में, तो ट्रेन की गति, खंभा को 12 सेकंड में पार किया, मीन्स अपनी लंबाई को 12 सेकंड में पार करेगा, तो चाल हो जाएगा दूरी बट्टा समय, मीटर पर सेकंड में आएगा, किलोमीटर पर आवर, तो 18/5 से गुना, 5 से काटिए 50 बार, 6 दूना 12, 6 तिरिक 18, 2 से काटिए 25, तो 25 दिया 75। ठीक, देखिए कहा 50 लीटर के एक मिश्रण जिसमें पानी के साथ 20% एल्कोहल है, 10 लीटर पानी मिलाया जाता है। अच्छा 10 लीटर पानी मिलाए तो एल्कोहल के क्वांटिटी में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो एल्कोहल को लेकर बनाएंगे। 50 लीटर वाला मिक्सचर में कहा एल्कोहल है 20%, का 10 लीटर पानी मिलाया तो मिक्सचर हो गया 60 लीटर। अब का इस नए मिक्सचर में अल्कोहल की सांद्रता, सांद्रता मीन्स गाढ़ापन होता है, तो 60 का कितना परसेंट मतलब अल्कोहल है, तो x%, दोनों अल्कोहल का क्वांटिटी है तो बराबर हो जाएगा। अब काट देंगे तो सर परसेंट से तो परसेंट कैंसिल, 20×3 = 60, 3 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 50/3, और 50/3 यानी कि 16.2/3%। अब ऐसा मत सोचिएगा कि हाँ सर परसेंट काट दिए तो परसेंट कहाँ से लग गया, भाई परसेंट काट दिए लेकिन एक्स जो है वो परसेंट में ना माने हैं, तो एक्स का जो भी वैल्यू आएगा उसका यूनिट परसेंट ही रहेगा। देखिए का एक भिन्न के अंश को 20%, भिन्न है x/y, ऑप्शन से भी कर सकते हैं पर ऐसे ही आसान है। अंश को 20% बढ़ा दिए, x है इसमें 20% वृद्धि कर दिए तो ये 120 हो गया, और हर में 10% कमी कर दिए तो ये अपने आप का 90% हो गया, लेकिन भिन्न का मान हो कितना गया है, 3/2। काट दीजिए इसको, तो 3 से 3 बार, 3 से क्या कर रहे हैं यार, 3 से 4 बार, 3 से 3 बार, तो x/y बराबर क्या हो जाएगा, 4 बाएं साइड आएगा, दाएं साइड आएगा तो नीचे, 4 दूना 8, 3 तिया 9, 9/8, ऑप्शन है। देखिए कहा कौन एक परिमेय संख्या, परिमेय कहते किसको है, जो संख्या रूट के बाहर एग्जैक्ट ना आ पाए उसको परिमेय कहते हैं। रूट के बाहर आ गया परिमेय, नहीं आ पाया तो अपरिमेय, तो ये तो अपरिमेय, चूंकि √2 का वैल्यू होता है 1.414, इस तरह से अनंत तक आते जाएगा। ये भी अपरिमेय है चूंकि √2 का वैल्यू, √2 बार रूट से बाहर नहीं है ना आएगा, नहीं। ये स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 बचेगा, यानी यही परिमेय है, बाकी सब अपरिमेय। देखिए कहा समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित थे, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाए तो कुल मिलाए गए हाथों की संख्या, तो हैंडशेक का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, n×n-1/2 होता है, n×n-1/2, तो n है 10, 10 में से 1 गया 9, 9/2, 2 पचे 10 और 9 पचे 45, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कहा है 1333 को 1/3, 3/5, 3/4 में बांटा गया, करिए क्या, ये सब तो इतना शुरुआत का ही जो सवाल था वो अच्छा था, अब तो काफी आसान है सारा सवाल। तो आप बताइए, रेशियो कभी भिन्न में नहीं होता, तो इन सबको इंटीजर में चेंज करेंगे, इंटीजर में करिए, 3 5 4 से कटने वाला नंबर 60, 60 से गुना कर देंगे तो 20×3 = 60, 12 बचे तो 12×3 = 36, 15×4 = 15×3 = 45, यानी तीनों के हिस्सा का रेशियो आ गया। अब का टोटल है 1333 रुपये, अनुपात में टोटल कितना जड़ा देखिए तो, 5×6 = 11, 4×3 = 7, 7×2 9 और 1 10। अब पूछा है किसका, दूसरा भाग इनमें से किसके बराबर है, दूसरा भाग यानी 36 का। ठीक है ना, काट देते हैं, 101 से काटिएगा तो एक बार लग जाएगा, 2 यहाँ 3 और 2, यही ना होगा, हो चाहे ऐसे काट देते हैं 3 से, 20×3 = 60, 12×5 = 60, 12×3 = 36, 15×4 = 60, 15×3 = 45, 6×5 = 11, 4×3 = 7, 2 9 1 10 से न होगा, सही तो है, कट नहीं रहा है हो। क्या क्या करते रहते हैं,
ये ना होगा, यानी कि यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है ना, देख लेते हैं थोड़ा। कितना नंबर क्वेश्चन है वो? 23 नंबर। ओ तेरी, यहाँ पे 1333 नहीं है, ये 1313, ये 1313। यही मिस्टेक हो जाता है कई बार, बच्चा इसमें फंस जाता है तो टाइम लग जाएगा। लेकिन टाइपिंग में थोड़ा बहुत एरर रहता है। जोड़ जाड़ के आया था 101, बी 36, तो 101 से करिएगा तो यह कितना बच जाएगा? 30। एक बार लग जाएगा और बचेगा 3, 303 यानी कि 3 बार। तो 13 से 13 छक 78, इकाई अंक 8 एक ही वो है ना। चलिए देखिए, का 10% के दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज है 630 रुपये। अच्छा, 10% के दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ये भी फॉर्मूला से निकालेंगे, 21% आएगा। लेकिन है चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 630%, में कितना? 21%, यानी 21% का वैल्यू 630 का समान राशि पर समान दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो 10% के दर से 3 साल का साधारण ब्याज निकालना है, यानी कि 30% का वैल्यू निकालना है। तो 30 से अब परसेंट से परसेंट कैंसिल, 21 से काटिएगा 30 बार में, तो 30 गुना 30 900, ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए का 2 रेलगाड़ी दिल्ली से देहरादून के लिए 10 और 10:30 में निकलती है। एक 10 बजे निकलती है और सुबह एक 10:30 में निकलती है। और इन दोनों रेलगाड़ी के चाल दिया है 60 और 75। दिल्ली से कितनी किलोमीटर के दूरी पर ये रेलगाड़ियां एक साथ मिलेंगी? आसान सा सवाल है। एक गाड़ी 10 बजे चल दी है 60 के चाल से, दूसरी गाड़ी इसी स्थान से 10:30 में चली है 75 के चाल से। आप बताना पहली गाड़ी दूसरी से आधा घंटा पहले चली है कि नहीं। तो आप बताना 60 के चाल से चलकर आधा घंटा में गैप कितना बना लेगी, यानी कितना फासला हो जाएगा? 30 किलोमीटर। यानी कि दूसरी गाड़ी अभी यही है, लेकिन पहली इससे 30 किलोमीटर आगे चली गई है। अब पीछे से दूसरी गाड़ी भी चलना शुरू हो गई, तो बताइए कितने देर में उसको पकड़ लेगी? पकड़ने में लगा समय दूरी बट्टा चाल। अगर सेम डायरेक्शन है तो चाल घटेगा। 60 से भाग रही है ये, 75 से पीछा कर रहा है, चाल घटेगा, यानी कि 15 कै घंटा लगेगा? 2 घंटा, यानी कि 2 घंटा में पकड़ लेगी। कहा दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी? तो बताइए 75 किलोमीटर बराबर के चाल से पीछा करना शुरू की, 2 घंटे में पकड़ ली, तो 75 के चाल से चलकर 2 घंटे में कितना दूरी तय करी होगी? 150 किलोमीटर। ठीक है, कहा रोशनी और मीरा के वर्तमान आयु का औसत 28 है। रोशनी जी हैं और ये मीरा जी हैं, इनके वर्तमान आयु का औसत 28 है, तो योग कितना हो जाएगा? 56। आगे का मीरा रोशनी से 6 वर्ष बड़ी है। मीरा बड़ी है तो बड़ी में से छोटी वाली का एज घटा देंगे, डिफरेंस कितने का आएगा? 6 का। रोशनी की आयु निकालना है। एक बात बताइए, रोशनी का निकालना है तो इन दोनों इक्वेशन को घटा लीजिए, तो ये कट जाएगा। आर प्लस आर कितना हो गया? 2r। 56 में से 6 जाएगा 50, तो आर बराबर कितना? 25 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करना यार बहुत आसान है। बेस सेम का होना चाहिए, सेम नहीं है तो सेम कर लेते हैं। 3/5, 3/5 सेम ही तो है, तब इससे तो आसान कुछ हो ही नहीं सकता। और बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई पावर जुड़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना? तो 2x-1 + 4 2x-3 हो जाएगा। और जब दोनों साइड का बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाएगा। इधर 15 है तो 2x बराबर 18, x बराबर कितना? 9 होना चाहिए, 15 है ना हो, तो ये प्लस का 3 है, तो उधर जाके घट जाएगा, तो 12 तो 6 आ जाएगा एक्स का वैल्यू। ठीक, देखिए इसको रेशनलाइज करना पिछले पिछले सेट में भी बताए थे। जो दोनों ऊपर है वही, जो दोनों यहाँ है वही दोनों यहाँ भी, और इसको ऐड करना। जब ऐड करेंगे तो होगा ट्वाइस ऑफ a² 1 का स्क्वायर 1 + b² √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। और बट्टा में a² - b², तो 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3, 1 में से 3 जाएगा कितना? -2। -2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा -4। ऑप्शन मतलब 2 से 2 कटेगा तो -4 आ जाएगा। का एक संख्या का 30% दूसरी में जोड़ा जाता है तो दूसरी स्वयं का 140% हो जाता है। अच्छा, पहली का 30% जब दूसरी में ऐड किए हैं तो दूसरी स्वयं का 140% हो गई।
हर नंबर अपने आप में 100% होती है, अगर उसमें कुछ ऐड किए तो वो बढ़कर खुद का 140% हो गई, यानी कि वो बढ़ी है कितना, खुद का 40%। तो इतना चेंज करने के कारण इतने का चेंज हो गया, यानी कि दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। परसेंट जीरो से परसेंट जीरो, एक्स और वाई का रेशियो लिखेंगे तो कॉफिशिएंट उल्टा 4:3। ठीक, चलिए लास्ट है। का एक फल विक्रेता को 42 रुपए में 16 संतरे बेचने पर 25% लाभ हुआ। 42 रुपए में 16 को बेचा तो एक को कितना में रुपया ऊपर वस्तु नीचे, ये एक संतरे का विक्रय मूल्य आ गया। 25% लाभ हुआ, ये है विक्रय मूल्य कि क्या है, ये विक्रय मूल्य। 25% लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य 125, क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से गुना कर दीजिए, तो ये सीपी आ गया। कहा 42 रुपए में कितने खरीदे थे, तो 42 ये क्रय मूल्य है ना पूरा, तो 42 को ऊपर रख लीजिए, बाकी को काटा पीटी मचा दीजिए। देखिए 25 चौक 100, 25 × 5 = 125, 4 चौक 16, यानी कि 42/20 अर्थात 42 रुपए में 20 गो, ऑप्शन सी। ठीक है, तो चलें यार, आज के लिए यहीं तक मेरे प्यारे भाई, थैंक यू, धन्यवाद।